माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन द ट्रिब्यूट पढ़ रहे थे। हमने पेज नंबर 120 तक पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 121 से नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहे। हम पढ़ते हैं। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। यहाँ से पढ़ते हैं। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। बस स्टैंड गांव से कुछ दूर था। The bus stop was some distance from the village. I had fallen behind him. I had fallen behind him. मैं मेरे भाई साहब से थोड़ा पिछड़ गया। दोनों भाइयों के बीच में चलने के दौरान थोड़ी डिस्टेंस बन गई। I had fallen behind him अर्थात मैं उनसे थोड़ा पीछे रह गया। He stopped and asked the same old question he used to ask. वे रुके अर्थात मेरे भाई साहब रुके और उन्होंने वही पुराना प्रश्न पूछा जो सामान्यतः वे मुझसे पूछा करते थे। I just could not speak. मैं इस प्रश्न के उत्तर के सामने कुछ बोल नहीं सका। I just could not स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, मैं कुछ बोल नहीं सका या मैं कुछ बोल नहीं पाया। द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी। द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग। स्प्राउट का मतलब है अंकुरित होना। बीज जो अंकुरित होता है ना, बीज के बाद में है वो छोटा है, वो प्लांट निकलता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग कहते हैं। द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी। मेरे अंदर या मेरा अतीत मेरे अंदर अंकुरित हो रहा था। स्प्राउट से बना है स्प्राउटिंग। ओके, द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ। बचपन के दिन और अब के दिन। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ। टाइम हैज कोगुलेटेड फॉर मी। समय मेरे लिए ठहर सा गया है। कोगुलेट का मतलब होता है धीमा हो जाना, और कोगुलेट साइंस में जो वर्ब यूज होती है तो थक्का बनने के लिए यूज होती है। कोगुलेशन स्कंदन या थक्का बनने के लिए बायोलॉजी में ये वर्ब यूज होता है। 11th और 12th में आप जब आगे आप पढ़ेंगे तो कोगुलेशन एक वर्ड से आप फेस करेंगे, जबकि यहाँ इसका अर्थ हो रहा है ठहर जाना या धीमा हो जाना। टाइम हैज कोगुलेटेड फॉर मी। समय मेरे लिए ठहर सा गया है। आई हैव चेंज्ड। मैं बदल गया हूँ। आई हैव चेंज्ड। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भाई, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज। समय उनमें कोई बदलाव नहीं ला सका। टाइम कुड नॉट ब्रिंग, ब्रिंग वर्ब है, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, और ब्रिंग की पास्ट फॉर्म ब्रोट कई बार अपने आरबीएसई के एग्जाम में पूछी गई है। ब्रिंग की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों होती है ब्रोट ब्रोट, और बाय की बोट बोट, बाय बोट बोट, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट। ओके, तो कई बार इसका पास्ट फॉर्म एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे थोड़ा सा मनन कर ले, याद कर ले। नेक्स्ट लाइन, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज। समय उनमें कोई बदलाव नहीं ला सका। As in those days he was still walking in front of me carrying my bag. जैसा कि उन दिनों में भी मेरे भाई मेरा थैला हाथ में लेते हुए आगे चलते थे। He was still walking in front of me carrying my bag. I felt so small. मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया।
I felt so small. Hesitatingly, I said, "Brother, give me that briefcase." हिचकिचाते हुए मैंने कहा, भाई मुझे ये ब्रीफ केस, या जिसे अपन हिंदी में अटैची सामान्यतः कहते हैं, मुझे ये अटैची दे दीजिए या दे दो। लेट मी कैरी इट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर इसे मुझे लेकर चलने दीजिए। डोंट यू वरी, ही सेड, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई ने मुझसे कहा। इट इज हैवी एंड यू आर टायर्ड, ये भारी है और तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, हम थोड़ा तेज चलते हैं। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। इट इज टाइम फॉर द इवनिंग मील, ये तो शाम का समय या संध्या के भोजन का समय हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, मैं चुपचाप उनके पीछे चल दिया। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे। वी रीच्ड होम, it was already dark, the time for the lighting of wicks before the sacred तुलसी प्लांट, पहले ही अंधेरा हो गया था और तुलसी के पवित्र पौधे के सामने दीपक जलाने का समय हो गया था। Unlike those days, none of my nephews rushed towards me, howling, "Where is अंकल?" उन दिनों से बिल्कुल अलग मेरा कोई भी भतीजा चाचा जी आ गए ऐसा चिल्लाते हुए मेरी ओर नहीं दौड़ा, मेरी ओर नहीं दौड़ा। My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me, मेरी भाभी रसोई घर से मेरा स्वागत करने नहीं आई या नहीं दौड़ी। My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me. I was all quiet and calm. I was all quiet and calm. मैं बिल्कुल शांत था। Only my mother came and stood near me. केवल मेरी माँ मेरे पास आई और मेरे नजदीक खड़ी हो गई। The second brother and his wife were nowhere to be seen. मेरा मंझला भाई और उसकी पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते थे। In the entire house there was an air of unusualness, rather the stillness of the graveyard. सारे घर में असामान्यता का वातावरण था, एक कब्रिस्तान जैसी शांति। ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? कब्रिस्तान या शमशान भूमि को कहते हैं ग्रेवयार्ड। As if the house was preparing for its ultimate collapse, मानो घर अपने अंतिम रूप से ढेर हो जाने की तैयारी कर रहा था। As if the house was preparing for its ultimate collapse. I tried to be normal with everyone. मैंने हर एक के साथ सामान्य होने की कोशिश की, but there was that abominable lull all around. लेकिन चारों ओर बहुत खराब चुप्पी थी। My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. मेरे मंझले भाई और उसकी पत्नी ने घर में अपनी उपस्थिति के बावजूद मेरे प्रति कोई प्यार की भावना प्रदर्शित नहीं की। They were all set for the partition and they cared for nothing else. वे बंटवारे के लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्हें किसी अन्य बात की परवाह नहीं थी।
I could not sleep that night. मैं उस रात्रि को सो नहीं सका. And the following morning passed quite uneventfully. और आगामी सुबह, आने वाली सुबह बिल्कुल किसी घटना विहीन, या अर्थात आगामी सुबह कोई घटना नहीं घटी. इट वॉज मिड डे. दोपहर हो गई थी. 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. 7 या 8 लोग हमारे आंगन में बंटवारे का पर्यवेक्षण या निरीक्षण, सुपरवाइज, उसकी मॉनिटरिंग करना, एक प्रकार से पर्यवेक्षण करना. तो सुपरवाइज, और ये जो सुपरवाइज वर्ब है पर्यवेक्षण करना की सेकंड और थर्ड फॉर्म सुपरवाइज होती है. इसी सुपरवाइज वर्ब से सुपरवाइजर नाउन बनता है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, सुपरवाइजर. ओके, सुपरवाइज द डिवीजन. वी 3 brothers were present. हम तीनों भाई उपस्थित थे. मदर was not to be seen anywhere in the vicinity. माँ आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देती थी. विसिनिटी का मतलब होता है आसपास के क्षेत्र में. वहां का जो नेबरहुड है उसमें माँ आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देती थी. इस प्रकार से हमने यह आज आगे हम नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं. We were waiting for the final separation as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. हम अंतिम बंटवारे के लिए मानो उस घर रूपी शरीर के मांस के टुकड़े निकाल कर प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे हमारे माता पिता ने अपने विवाह के दिन से पोषित किया था. And then we would run away in 3 different directions clutching a piece each. और उसके बाद हम तीनों अलग अलग दिशाओं में प्रत्येक के हिस्से का एक एक टुकड़ा लेकर भाग जाएंगे. All the household articles were heaped in the family courtyard. गृहस्थी की सारी सामग्री हमारे उस आंगन में ढेर के रूप में इकट्ठी कर दी गई थी. These were to be divided into 3 parts. All the small things of the house, almost everything movable. Come on the next page. Starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo to the little box where father used to keep his beetles. घर की सारी छोटी छोटी चीजें, लगभग प्रत्येक चल वस्तु, मूवेबल तो यूज हो रहा है, मूवेबल का मतलब चल, जैसे कि नारियल के खोल और बांस से बनी जो कलसियों से लेकर छोटे बक्से तक जिसमें पिताजी अपना पान रखा करते थे, इन सबका बंटवारा 3 भागों में किया जाना था. The axe and the old radio set too had been produced. कुल्हाड़ी और पुराना रेडियो सेट भी रखा गया था. A long list of all the items was made. घर की सभी चीजों की एक लंबी सूची बनाई गई. Nothing was spared, neither the dhinki, wooden rice crusher, nor the little figures of the family idols. कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गया, न तो ढिनकी जो लकड़ी का चावल क्रशर होता है, और न ही हमारे परिवार के देवताओं की छोटी छोटी जो मूर्तियां थी उनको भी बंटवारे के लिए लाकर वहां रख दिया गया था. यहाँ कुछ इंपोर्टेंट वर्ड, जैसा कि आइडल वर्ड है एन इमेज ऑफ अ डेटी.
भगवान की मूर्ति, देवता की मूर्ति होती है, उसके लिए आइडल वर्ड यूज होता है। ठीक है, पायल ढेर के लिए होता है, कई बार इसके लिए सिनोनिम भी एग्जाम में पूछा जाता है। हीप वर्ड यूज होता है, HEAP, हीप। हीप का अर्थ भी होता है ढेर। पायल या हीप दोनों ढेर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो भी हमने आज पढ़ा है उसको आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है, और एक बार पुनः से आप इन जो वोकैब्स है, वर्ड पावर को बार बार रफ कॉपी में लिखकर इन्हें सीखने का, याद करने का प्रयास करिए। जो वोकैब्स इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली वो मैं बोर्ड पे लाता हूं, और इन्हें ही हमारे एग्जाम में अर्थात RBSC के एग्जाम में जो पूछने का ट्रेंड है, जनरली यही वर्ड पूछे जाते हैं। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।